गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आई होप आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। मेरी आवाज सभी को ऑडिबल है, सभी को सुनाई दे रहा है अच्छे से। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे करूँ, हाँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी आप लोग चैट बॉक्स में जो है थोड़ा सा यस एंड नो करते जाइएगा, क्योंकि फिर पढ़ाने में मुझे भी लगता है कि हाँ मैं पढ़ा रही हूँ तो रिस्पॉन्स मुझे सही मिल रहा है। ठीक, चलिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। स्टार्ट से एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके थे अपना, जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे से देख लेना। ठीक है, यूट्यूब का चैनल का नाम आपको पता ही होगा, लक्ष्य लॉ अकेडमी बाय रुचि जी। ठीक, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट का चैप्टर सेकंड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें। सुनील जी माइक म्यूट कीजिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, सभी लोग माइक का। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप सभी को बैरेक्ट की, और आप लोगों के पास अगर आपका बैरेक्ट हो तो आप लोग भी थोड़ा सा साथ में रीड करते चलिए। देखिए, ये है हमारा चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर सेकंड है ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, चैप्टर सेकंड जो है वो हमारा 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हमें एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि भाई 5 पार्ट है तो वो कौन कौन से 5 पार्ट है, राइट। तो पार्ट फर्स्ट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर, प्रिवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, सेक्शन 3 एंड 4। सभी लोग अपना माइक यूज करते जाएं। ओके, पार्ट बी है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरऑफ, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, सेक्शन 5 एंड 6। ठीक, फिर पार्ट सी है आपका सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरऑफ, लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, सेक्शन 7, 8। पार्ट डी है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, गुरुत्वर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, 9, 10। ई में है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट देयरऑफ, लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड, 11 एंड 12। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर 2 है उसमें टोटल आपकी 5 पार्ट से और 3 से लेकर के कहां तक कवर हो रहा है, ये सेक्शन 12 तक आपका कवर होता है। ये आपको एक ओवरव्यू ध्यान रखना है। ठीक है, आप इस तरीके से इसका जो कंटेंट वाला पेज है जहां पर दिया रहता है कंटेंट, उसमें से इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको अगर पार्ट में याद कर लेंगे कि पार्ट ए किस चीज की बात कर रहा है, पार्ट बी, सी, डी एंड ई, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो, क्योंकि आपको पता हुआ कि पार्ट ए में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताया तो उसकी पनिशमेंट बताइए, बी में एग्रीवेटिव फॉर्म में बताया उसकी पनिशमेंट बताइए, सी में सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट बताया है, डी में एग्रीवेटिव फॉर्म में बताया है, और ई में सेक्सुअल हरासमेंट एंड उसकी पनिशमेंट बताइए, और सब में दो दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक, ये याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेक्शन चैप्टर सेकंड से। चैप्टर सेकंड पार्ट ए, सेक्शन 3, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसको हिंदी में क्या कहा गया है, प्रवेशन लैंगिक हमला। तो ये जो सेक्शन 3 है सेक्ट की, ये बिल्कुल सेम टू सेम है रेप की सेक्शन की तरह अंडर आईपीसी। आईपीसी में जो न्यू सेक्शन रेप की अब अमेंडेड हो चुकी है 375 में, जो अब रेप की कैटेगरी में 4 पॉइंट्स वहां हम पढ़ते हैं आईपीसी में, वही सेम पॉइंट्स यहाँ पर है। बस अंतर इतना है कि वहां पर महिलाओं के साथ रेप की बात की जा रही है, यहाँ ये प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। यहाँ बालकों के साथ जो व्यक्ति इस तरीके की चीजें करेगा वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा, प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए सेक्शन 3 में क्या बताया गया है, अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ first he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child, or makes the child to do so with him or any other person. Secondly,
he inserts to any extent any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, urethra, or anus of the child, or makes the child to do so with him or any other person, or he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus, or any part of body of the child, or makes the child to do so with him or any other person. Fourth point भी है इसमें D. He applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of the child, or makes the child to do so to such person or any other person. एक बार हिंदी में भी इसको रीड करेंगे. सेम बिल्कुल जैसे रेप की 4 पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स यहाँ पर भी है जो आईपीसी में. प्रवेशन लैंगिक हमला. कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है यदि वह अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है. सेकंड है किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है. तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना है कि फर्स्ट पॉइंट में पेनिस जो है वो इंसर्ट हो रही है, और यहाँ पर पेनिस के अलावा या तो कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु या शरीर का कोई भाग जो है वो व्यक्ति बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में घुसेड़ता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है. अब यहाँ पर व्यक्ति खुद बच्चे के साथ रेप करे या किसी और से करवाए, दोनों चीजें क्या है, अपराध है. सी वाला पॉइंट है बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है, यानी कि बच्चे की बॉडी के किसी भी पार्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दे, उसका हाथ मरोड़ दे, बालों से उसको जोर से पकड़ ले, उसकी गर्दन पकड़ ले, मतलब इस तरीके से बच्चे के बॉडी के किसी पार्ट को मैनिपुलेट करे जिससे वह बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक की उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है. ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रवेशन लैंगिक हमले की कैटेगरी में आएगा. लास्ट पॉइंट है इसमें फोर्थ वाला, बालक की लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है. तो ये चारों प्रकृति के कार्य जो भी व्यक्ति किसी बालक के साथ करेगा. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि बालक मतलब यहाँ क्या है, तो बालक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 2D में, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए चीजें. हमने बालक की डेफिनेशन पढ़ी है 2D में, यानी कि इस एक्ट के पर्पस से बालक का मतलब है, चाइल्ड का मतलब है जिसकी एज 18 वर्ष से कम है. यानी कि जितने भी चाइल्ड जिनकी एज 18 वर्ष से कम है उनके साथ यदि कोई भी व्यक्ति ये 4 प्रकृति के कार्य करेगा तो वो सेक्शन 3 का अपराध करेगा, यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला. अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी है, तो ये केस लॉ भी है, रिसेंट केस लॉ है. तो जो रिसेंट केस लॉ है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं. तो आरिफ खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2020 का ये केस है. इस केस में क्या होता है कि ऑफेंस ऑफ रेप एंड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन माइनर, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज, क्वेश्चन द प्रोसीडिंग. मतलब यहाँ पर एक बालक के साथ, माइनर के साथ रेप और इस एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज होता है. पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज की बात होती है और प्रोसीडिंग्स क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन कर दिया जाता है, मीन खत्म कर दिया जाता है. Where the prosecutrix is a minor, her consent would be immaterial for registration of offense. अब चूंकि जो विक्टिम थी वो माइनर थी तो उसकी कंसेंट का कोई यहाँ पे मतलब तत्व नहीं था, मीन तत्वहीन थी उसकी कंसेंट. कंसेंट इमटेरियल थी कि वो जाकर के खुद ऑफेंस को रजिस्टर कराए, जाकर के कंप्लेंट लिखाए कि मेरे साथ रेप हुआ है, नहीं हुआ है. देन द कंसेंट शैल स्टिल रिमेन इमटेरियल, इसलिए उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि वो माइनर है. For all practical purposes at all the stages including for compromise. तो compromise के लिए भी उसकी consent मान्य नहीं होगी. ये नहीं कहा जा सकता जब वो खुद के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए उसकी consent मायने नहीं रखती तो फिर compromise भी मायने नहीं रखता. इसलिए proceedings cannot be quashed. इसलिए जो एक बार कार्रवाई अगर शुरू हो गई उस व्यक्ति पर
किसी माइनर के खिलाफ रेप और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज हो गया तो वो प्रोसीडिंग क्वेश नहीं होंगी। ये कहा गया था आरिफ खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के मामले में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में भी पढ़ देते हैं। अप्राप्तवय के बलात्संग और प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध, पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ, फिर कार्यवाहियों को अभिखंडन कर दिया गया। जहां की अभियुक्ति अप्राप्तवय है यानी कि माइनर है, उसकी सम्मति अपराध के दर्ज किए जाने के लिए तथ्यहीन है, तो ऐसी सम्मति समझौते को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकरणों पर सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए तत्वहीन ही रहेगी। कार्यवाहियां अभिखंडित नहीं की जा सकती, ये इस केस में कहा गया, क्योंकि वो माइनर है और माइनर की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, मीन तत्वहीन है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने कंसेंट से अपना मैटर में क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसलिए कार्रवाई क्वेश नहीं होगी। ये कहा गया आरिफ खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2020। क्लियर? आई होप आप सभी को ये सेक्शन समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4। अब है ये पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो 3 में तो इन्होंने बता दिया कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है। ठीक, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज द काइंड ऑफ रेप। ठीक, अंडर आईपीसी में जो हम रेप पढ़ते हैं वो यहाँ पर क्या वर्ड ये क्या यूज कर दिए गए, प्रिवेशन लैंगिक हमले। इसकी पनिशमेंट बताई गई है यहाँ पर कहा, सेक्शन 4 में। तो इसकी पनिशमेंट सेक्शन 4 में। तो आपको सेक्शन बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान रखना है, किस सेक्शन में क्या अपराध बताया गया और किस सेक्शन में उसकी पनिशमेंट बताई गई है। तो अब देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये वाला एक्ट मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला एक्ट है। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट्स हैं वो अब बढ़ चुकी हैं। ठीक, 2018 के बाद इसमें 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, और 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है तो पनिशमेंट जो है वो अब बढ़ चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 में भी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा अमेंडमेंट हुआ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। ये सब सेक्शन 1 जो है जोड़ी गई, इसमें रीनंबर्ड की गई, मीन्स इसको नंबर बना दिया गया। 2019 का जो अमेंडमेंट है वो कब से लागू हुआ? 2019 का जो अमेंडमेंट है ये आपका लागू हुआ है 16 अगस्त 2019। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो 2019 का पॉक्सो एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है ये कब से लागू हुआ है? ये 16 अगस्त 2019 से लागू हुआ है, याद रखिएगा ये सभी लोग। देखिए, तो अब पनिशमेंट पढ़ते हैं। Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment for either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो 10 साल से कम का कारावास तो होगा नहीं, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है प्लस फाइन। तो जो कोई भी धारा 3 का अपराध करेगा उसको कितनी सजा मिलेगी? 10 साल तक का, कम से कम 10 साल तक का कारावास होगा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है प्लस फाइन। पहले यहाँ पे 7 साल था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद अब ये 10 साल कर दिया गया। ठीक है, 7 साल पहले था, फिर 2019 का ये जो अमेंडमेंट हुआ, जो सेम वही 16 अगस्त 2019 से लागू है ये अमेंडमेंट। तो अब इसकी पनिशमेंट कितनी होगी धारा 3 की अपराध की? 10 ईयर। अब देखिए, यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। नॉर्मली अगर कोई भी व्यक्ति धारा 3 के अंतर्गत का अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी है 10 साल, लेकिन वही अपराध अब वो ऐसे चाइल्ड के साथ कर रहा है जिसकी एज 16 ईयर्स से कम है। सबसेक्शन 2 में अब बात करें 16 ईयर्स से कम, तो मतलब ऊपर की जो सबसेक्शन 1 है उसकी पनिशमेंट किनको मिलना है? जिनकी एज कितनी होगी? 16 से 18 वर्ष के बीच, क्योंकि यहाँ पे बालक का मतलब है 18 ईयर्स। तो अगर 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के किसी माइनर के साथ अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध ऑफेंस करता है तो उसको मिलेगी सबसेक्शन 1 की सजा, यानी कि 10 साल कम से कम। लेकिन अगर वहीं उस बालक की आयु 16 वर्ष से कम हो जाती है तो फिर पनिशमेंट बढ़ जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी चाइल्ड पर बिलो 16 years of age, he shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। फिर 20 साल, कम तो होगी ही नहीं, कम से कम 20 साल के लिए वो अंदर जाएगा।
बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसको आजीवन कारावास तक ये एक्सटेंड हो सकती है। और यहाँ आजीवन कारावास का मतलब क्या है, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन। तो आजीवन कारावास तक की उसको सजा हो सकती है। और यहाँ पर आजीवन कारावास का मतलब है उस व्यक्ति की जिसको दंड दिया जा रहा है उसकी नेचुरल लाइफ तक, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन प्लस फाइन। ठीक, तो अगर 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ कोई भी व्यक्ति लैंगिक प्रवेशन हमले का अपराध करता है तो उसके लिए दंड कम से कम 20 साल तक का होगा, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। और आजीवन कारावास का मतलब क्या है, यहाँ पर उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास। ठीक है ना, जितना भी उसका बचा हुआ लाइफ है तब तक वो जेल में रहेगा। अब है सब सेक्शन 2, जो फाइन की बात की गई है कि फाइन मिलना है, तो फाइन के लिए इन्होंने क्या बताया है, देखिए, द फाइन इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim। तो सेम ये आईपीसी में जैसे नए प्रोविजंस जोड़े गए हैं रेप से रिलेटेड, वो यहाँ पर भी चल रहे हैं साथ में, कि जो ये फाइन की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, जुर्माना जो है न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा, प्लस ये विक्टिम को पेड होगा, है ना। ये जो है इसका संदाय पीड़ित को किया जाएगा, क्यों, ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस उसका जो आ रहा है उसको रिहैबिलिटेशन में जो खर्चा आना है वो डायरेक्ट आप विक्टिम को दे दो, विक्टिम को जरूरत है उसकी। तो ये फाइन जो है विक्टिम को जाएगा मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन के पर्पस। ठीक, याद रखना है आपको ये। अब इसमें अगेन एक केस है वीरन ज्ञानलाल राजपूत वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2019 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर ऑफ अ 13-year old गर्ल, 13 साल की बच्ची का किडनैप किया गया, रेप किया गया और फिर उसको मर्डर कर दिया गया। केस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले, डेड बॉडी रिकवर्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड said place was only within his knowledge, occurrence of rape proved by medical evidence, motive for crime was only lust, chain of circumstances is complete, death sentence commuted to life imprisonment, that is minimum of 20 years without claiming remission। ठीक है, तो केस लॉ क्या है एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 13 वर्षीय बालिका का व्यपहरण, बलात्कार एवं हत्या, परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मिले थे, अभियुक्त की निशानदेही पर सब बरामद किया गया। मींस एविडेंस एक्ट की कौन सी सेक्शन यूज हो गई यहाँ पर, बताइए कौन सी सेक्शन कहती है कि अभियुक्त बताएगा उसके हिसाब से एविडेंस जो है रिकवर किए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, अभियुक्त की निशानदेही पर सब बरामद किया गया। यस, वेरी गुड। बाकी लोगों को नहीं पता है, चैट बॉक्स में आपको आंसर करते जाना है, सिर्फ सुनते नहीं बैठे रहना है। सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट बताता है कि जो अभियुक्त होता है उससे पुलिस ऑफिसर उतने ही चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं जहां से एविडेंस कलेक्ट किए जा सके, है ना। तो अभियुक्त की निशानदेही पर सब बरामद किया गया और उक्त स्थान केवल उसके ही ज्ञान में था। तो जो स्थान उसने बताया था कि यहाँ पे मैंने सबको रखा है, तो उसी को पता था उस स्थान के बारे में। बलात्कार का किया जाना चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा साबित, अपराध का हेतु केवल काम वासना थी, परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास के रूप में लघुकृत किया गया, अर्थात परिहार के दावे के बिना न्यूनतम 20 वर्ष। तो यहाँ पर उसको क्या था, आईपीसी के अंतर्गत मृत्युदंड दिया गया होगा, तो उसको लघुकृत करके मीन्स कम्यूट कर दिया गया होगा अंडर सेक्शन, बताइए आईपीसी की कौन सी सेक्शन के अंतर्गत डेथ सेंटेंस को कम्यूट करते हैं, 57। यस, ठीक है। तो वहां पर डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया गया, तो डेथ सेंटेंस को कम्यूट करते, तो कम्यूट करने का हमने फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि जब भी डेथ सेंटेंस को कम्यूटेशन की बात आएगी तो उसका मतलब होता है कम से कम कितना साल, 20 वर्ष। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 20 वर्ष। तो ये कौन सी सेक्शन में बताया गया है कि जब लाइफ डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जाएगा तो उसका मतलब जो है 20 साल माना जाएगा। ये कौन सी सेक्शन में बताया गया है, 57 में, ठीक है।
ओके, तो ये हो गई हमारी सेक्शन 4। ठीक, तो सेक्शन 3 में हो गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और 4 में हो गया इसकी पनिशमेंट। अब आती है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 5। अब है आपकी सेक्शन 5। ठीक है, तो सेक्शन 5 बात करती है एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। ठीक है ना, क्या लिखा गया है इसमें? गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला। तो अब यहाँ पर आपको व्यक्ति बताए गए हैं, पर्सन। एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पहले इन्होंने 3 में क्या बताया? ओनली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, प्रवेशन लैंगिक हमला। लेकिन यही प्रवेशन लैंगिक हमले को हम एग्रीवेटिव फॉर्म में मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि गुरुतर और गंभीर प्रकृति का बन जाएगा ये अपराध। गंभीर प्रकृति का ये अपराध बन जाएगा अगर ये नीचे बताए गए कैटेगरी के लोग करते हैं तो। क्यों? क्योंकि नीचे बताए गए कैटेगरी के लोगों की समाज के प्रति उत्तरदायित्व ज्यादा बनती। अब अगर यही लोग अपराध करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो भी नए लोग ऐड हुए हैं वो अपना माइक यूज करते जाए। ठीक है, तो एग्रीवेटिव एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक, और ज्यादा गंभीर प्रकृति का हो गया अब ये अपराध अगर फर्स्ट इसने किया है, किसी पुलिस ऑफिसर ने किया है। तो आप इनको पॉइंट्स बना लीजिएगा फटाफट से, जैसे मैंने अंडरलाइन करके रखा है, पॉइंट्स में याद करना है, नहीं तो बहुत बड़ी सेक्शन है, याद नहीं हो पाएगी। तो सेक्शन 5 में क्या है? अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया किसी बच्चे पर अपने पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन के अंतर्गत, है ना, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रीमाइसेस एट विच ही इज अपॉइंटेड, जिस पुलिस स्टेशन में उसको अपॉइंट किया गया उसके जुरिसडिक्शन के अंतर उसने किसी बच्चे के साथ सेक्शन 3 का अपराध किया तो वो एग्रीवेटिव की कैटेगरी में आ जाएगा, मींस वो सेक्शन 5 का अपराध बन जाएगा। फिर इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू व्हिच ही इज अपॉइंटेड। सेकंड वाले पॉइंट में क्या कहा गया है? हिंदी में भी पॉइंट्स पढ़ते चलते फटाफट से। किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, मींस या तो जिस थाने में उसकी नियुक्ति की गई है उस थाने की सीमाओं के अंदर किया है, या फिर स्टेशन हाउस, पूरा स्टेशन हाउस जिसमें वो पुलिस थाना है या नहीं, जहां पर उसकी नियुक्ति हुई है या नहीं। फिर है अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा। अब ऑफिशियल ड्यूटी पे हो, आप अपनी पुलिस ड्यूटी पे हो, उस दौरान आपने किसी बच्चे के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कर दिया। वेयर ही नोज एज और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, या फिर जिस व्यक्ति ने सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है वो पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात है या उसकी पहचान पुलिस अधिकारी के रूप में की गई है। मीन्स पता चला कि जिसने प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध किया है बच्चे के साथ वो तो पुलिस अधिकारी है, ये चीज सामने आई। तो अगर कोई भी पुलिस अधिकारी करता है तो इन कंडीशंस में, इन जगहों पर, तो वो क्या कहलाएगा? सेक्शन 5 का अपराध बन जाएगा, एग्रीवेटिव फॉर्म में मान लिया जाएगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी है प्रोटेक्शन करना। अगर आप ही जो है अपराध करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। उसके बाद है बी में, आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई मेंबर सेक्सुअल असॉल्ट कर दे। सेम पॉइंट्स है जैसे पुलिस वालों के हैं, अपने एरिया में जहां इनको डिप्लॉय किया गया है, ऐसे एरिया में अंडर द कमांड ऑफ द फोर्स और आर्म्ड फोर्सेस इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, और जहां पर उनकी पहचान जो है हुई है कि ये आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स हैं। तो सिर्फ आपको हेडिंग याद रखनी है क्या? कि कोई आर्म्ड फोर्स का मेंबर, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का कोई सदस्य यदि करता है अपनी क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन अपने कर्तव्य के अनुक्रम में, जहां उसकी पहचान सुरक्षा बल या सशस्त्र बल के सदस्य के रूप में की गई है। फिर उसके बाद सी वाला पॉइंट, कोई लोक सेवक। कोई लोक सेवक अगर बच्चे के साथ करेगा प्रवेशन लैंगिक हमला सेक्शन 3 का अपराध तो वो एग्रीवेटिव बन जाएगा, सेक्शन 5 का अपराध बन जाएगा। फिर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पब्लिक सर्वेंट। डी में है जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य संस्थान का क्या है? प्रबंध या कर्मचारी वृंद
ऐसे जेल प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह, अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। मीन्स ये बात हो रही है, अभी मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, पहले हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा था, तो हमने वहां पर देखा था कि जो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होते हैं या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होते हैं, है ना, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक है या जिनको जरूरत है देखरेख की, वो बालक है, उनकी कस्टडी के लिए जेजे एक्ट के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हमने पढ़ी वहां पर अलग अलग संस्थाएं बताई गई हैं, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, रिमांड होम, कस्टडी, है ना, फिट पर्सन, केयर फैसिलिटी, सारी चीजें। तो अगर वहां पर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को रखा गया है, तो वहां पर क्यों रखा गया? उनको सुधारने के लिए, है ना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके, और उनको अगर बोर्ड के द्वारा कोई सजा वगैरह दी गई है तो उतने टाइम पीरियड के लिए वहां पर उनको रखने के लिए बनाया गया। तो अब अगर वहां के मेंबर, वहां के मैनेजमेंट और स्टाफ के लोग ही उन बच्चों पर अगर अपराध करेंगे तो ये एग्रीवेटिव फॉर्म का सेक्शन 5 का अपराध बन जाएगा। ठीक है, तो डी में क्या है? मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी। ठीक, ये याद रखना है। अब है ई वाले पॉइंट में, हुएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कोई बच्चा एडमिट है और पता चला हॉस्पिटल के स्टाफ और मैनेजमेंट ने उसके ऊपर सेक्शन 3 का अपराध कर दिया, तो वो फिर एग्रीवेटिव फॉर्म का माना जाएगा, है ना। तो अब वो हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सेक्शन 5 का अपराध बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है 6th, whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution commits penetrative sexual assault on a child in the institution। अब कोई धार्मिक संस्थान है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, वहां के मैनेजमेंट और स्टाफ के किसी मेंबर ने बच्चे के साथ अगर अपराध कर दिया धारा 3 का, तो वो धारा 5 के अंतर्गत एग्रीवेटिव फॉर्म का अपराध कहलाएगा। ठीक, आगे देखते हैं जी वाले पॉइंट में, whoever commits gang penetrative sexual assault on a child, बट मींस गैंग रेप की बात हो रही है। अब बच्चे के साथ क्या है? गैंग रेप हुआ है, गैंग पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ है। तो अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, वही कॉमन इंटेंशन का, कि जहां पर कॉमन इंटेंशन के तहत एक से ज्यादा लोग बच्चे पर सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, तो क्या माना जाएगा कि उन लोगों ने, हर एक प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आप से वो किया है, जैसा हम कॉमन इंटेंशन पढ़ते हैं नॉर्मल 34 में, वही चीज यहाँ पर कही गई है कि when a child is subjected to sexual assault by one or more person of a group in furtherance of their common intention, each of such person shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause, and each of such person shall liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। मीन्स यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन देने का पर्पस क्या है? एक्सप्लेनेशन देने का पर्पस ये है कि अगर 5 लोगों ने, 6 लोगों ने मिलकर के गैंगरेप किया है किसी बालक के साथ, तो अगर उनमें से 3 भी पकड़े गए, तो ऐसा नहीं हुआ कि 5 नहीं है तो उनको सजा कम हो जाएगी। ये माना जाएगा कि सभी बराबर ही लाइबल है ना, वही कॉमन इंटेंशन वाला कंसेप्ट है। जहाँ किसी बालक पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थानुगत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला कार्य किया जाना समझा जाएगा, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया है। ठीक, तो सेक्शन 34 यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है आईपीसी की। अगर डिटेल में आप लोगों को समझना हो तो आईपीसी की प्लेलिस्ट में जाना, वहां सेक्शन 34 का लेक्चर डला हुआ है, उसको आराम से देख लेना। अब है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ में संचारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। भाई अब उसके साथ डेंजरस वीपन आप दिखा रहे हो, आप फायर आर्म का यूज कर रहे हो, कोई डेडली वीपन है, मीन्स चाकू छुरी है, फायर आर्म्स यानी बंदूक वगैरह लिए, हीटेड सब्सटेंस, गर्म पदार्थ कुछ बच्चे पर डाल दिया, कोरोसिव सब्सटेंस यानी कि ये आपके क्या बोलते हैं, एसिड वगैरह का यूज कर रहे हैं आप, और फिर बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध करें, तो ये क्या है? एग्रीवेटिव फॉर्म का माना जाएगा। Whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child। अब बच्चे को आप ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति कारित कर दी, घोर उपहति कारित करने हेतु या शारीरिक रूप से
नुकसान और क्षति करते हुए उसको या उसकी जनेंद्रियों को क्षतिकारित करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। आजकल आपने देखे होंगे बहुत तरह तरह के केसेस आ रहे हैं एग्रीवेटेड फॉर्म के, इसलिए ये सेक्शन जो है अलग से पॉइंट बना बना के डाल दिया गया है कि अगर ये कर रहा है तो ये हम एग्रीवेटेड फॉर्म में मान रहे हैं, इनकी पनिशमेंट ज्यादा होगी 3 की अपेक्षा, सेक्शन 3 की अपेक्षा, है ना। Whoever commits penetrative sexual assault on a child which physically incapacitated the child or causes child to become mental ill as defined under clause 1 of section 2 of the Mental Health Act 19, कौन सा वाला पॉइंट है ये वाला 1987 or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks temporarily or permanently। ठीक है, इसमें जे वाले पॉइंट में 2-3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड 6 के अधीन यथा परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा हिरास कार्य करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है कि बालक जो है अशक्त हो जाए, मानसिक रूप से बीमार हो जाए, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म का कहलाएगा। सेकंड, बालिका की दशा में अगर किसी लड़की के साथ, माइनर गर्ल के साथ अगर किया गया, उसके परिणाम स्वरूप अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो ये माना जाएगा कि एग्रीवेटेड फॉर्म में आपने किया है। बालक मानव प्रति रक्षाहारास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी रूप से हिरास कर देता है। अब जिस व्यक्ति ने चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसको कोई डिजीज था, कोई संक्रामक बीमारी थी, फैलने वाली बीमारी थी, और उसको वो हो जाती है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के अंतर्गत आ जाता है, मींस एचआईवी वायरस की बात कर रहे हैं ये। एचआईवी एड्स उसको हो जाता है उसके कारण, या कोई अदर थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, इन्फेक्शन आ जाती है उस बच्चे को ऐसा पेनिट्रेटिव असॉल्ट कॉज करने के कारण, तो ये एग्रीवेटेड फॉर्म का माना जाएगा। ठीक है, ये आपने उसको इस तरीके से बीमार कर दिया कि अब वो इनकेपेबल हो गया अपनी दैनिक कार्य करने के लिए, फिजिकली मेंटली इल हो गया। कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, फोर्थ क्लॉज क्या है इसका, जे का ही फोर्थ क्लॉज है, या फिर बच्चे की मृत्यु कारित कर देता है। ठीक है, बालक की मृत्यु हो जाती है, तो ये एग्रीवेटेड फॉर्म में आएंगे। अब है नेक्स्ट, जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए उस पर सेक्शन 3 का अपराध करता है। मीन कोई बच्चा है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मानसिक रूप से बीमार बच्चे होते हैं, उनके साथ अगर कर रहे हो तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट, जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो ये भी एग्रीवेटेड फॉर्म का कहलाएगा। ठीक है, जो मोर देन वंस और रिपीटेडली असॉल्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है, whoever commits penetrative sexual assault on the child below the 12 years, अगर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी ने प्रवेशन लैंगिक हमला किया है, 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ, तो वो सेक्शन 5 का अपराध होगा, ना कि सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में 16 ईयर्स से कम का है, 4 में 16 ईयर्स से कम तक के लिए जो है दंड है, और अगर उसकी एज 12 से कम होगी, यानी कि 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के साथ अगर कोई अपराध किया है और इन कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो वो जाएगा सेक्शन 4 में। लेकिन अगर इन कैटेगरी में आ रहा है, मींस ऐसे लोगों ने किया है, ऐसी कंडीशन है और उसकी एज 12 ईयर से कम है और 12 ईयर से कम ही है, तो फिर डायरेक्ट ही नहीं आ जाएगा, है ना। अगर 12 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के साथ किसी ने भी अपराध किया, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या नहीं हो, नॉर्मल व्यक्ति भी है, अगर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ कोई भी व्यक्ति करता है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में है। ठीक है, फिर है, जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षिता द्वारा या पोषण देखरेख करने वाला नातेदार या बालक के माता पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझाग्रस्ती में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाएगा। मीन्स कुल मिलाकर रिलेटिव्स की बात हो रही है।
कोई भी रिलेटिव अगर किसी बच्ची पे करता है, वो रिलेटिव कैसा हो सकता है, चाहे बाय एडॉप्शन हो सकता है, किसी भी रिलेशन में हो, है ना, बाय ब्लड उसका रिलेशन हो, ठीक है, यहाँ पर लिखा है बीइंग अ रिलेटिव, चाहे ब्लड, एडॉप्शन, मैरिज, गार्डियनशिप, फोस्टर केयर, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, या ऐसा कोई रिलेशनशिप हो जिसके तहत उस बच्चे के साथ वो व्यक्ति उसी के घर में रहता है, शेयर्ड हाउस होल्ड में शेयर करता है। तो अगर ऐसे लोग बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो वो सेक्शन 5 के अंतर्गत एग्रीवेटिव सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट कहा जाएगा। Whoever being in the ownership or management or staff of any institution providing services to care services to the child commits penetrative sexual assault। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को सर्विसेज देने के लिए बनाए गए हैं और उन्हीं के मैनेजमेंट या स्टाफ के लोग बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध करेंगे तो वो एग्रीवेटिव फॉर्म में माना जाएगा। फिर है whoever being in a position of trust or authority of a child commits penetrative sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else। अब जो ट्रस्ट की और अथॉरिटी की पोजीशन में है, यानी कि न्यासी है, जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए, मीन्स किसी व्यक्ति को ट्रस्ट के अंतर्गत रखा गया है कि भाई आपके पास थोड़े दिन के लिए जो है देख रेख के लिए रखे जा रहे हैं, प्राधिकारी अथॉरिटी है आपके ऊपर और आप ही उसके साथ क्या कर रहे हैं, प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध कर रहे हैं, तो ये एग्रीवेटिव फॉर्म का माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बड़ी है ये सेक्शन, इसलिए उनको पॉइंट्स अंडरलाइन कर लीजिएगा, जैसे मैंने किया आप लोग अपने बैरेक्स में करते जाइए अंडरलाइन। Whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child to be pregnant। अब आपको पता है कि चाइल्ड ऑलरेडी प्रेग्नेंट चाइल्ड है और उसके बाद आप उस पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, महिला बच्ची जो है वो ऑलरेडी गर्भवती और उसके बाद आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, तो ये सेक्शन 5 का अपराध बन जाएगा। Whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempt to murder the child। अब जो कोई बालक को प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है, मीन्स सेक्सुअल अटैक तो आपने किया ही, साथ साथ फिर आप उसको मारने की भी आपने कोशिश की, तो फिर सेक्शन 5 का अपराध बन जाएगा। Whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence or during any natural calamity or in similar situations। अब भाई अराजकता फैली हुई है ना, धार्मिक हिंसा फैली हुई है, कम्युनल हिंसा फैली हुई है और उस दौरान किसी बच्चे के साथ जो है कोई व्यक्ति ये अपराध करता है, सामुदायिक या पांथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक विपत्ति, मतलब बाढ़ आई हुई है, सूखा पड़ रहा है, अभी देखो कोरोना है तो ये भी एक टाइप की प्राकृतिक आपदा ही है, मतलब प्राकृतिक आपदा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, है ना, और इस दौरान जो है अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध करेगा तो वो एग्रीवेटिव गुरुतर फॉर्म का कहलाएगा। फिर जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोष सिद्ध किया गया, मीन्स ऑलरेडी कन्विक्टेड पर्सन, इस एक्ट के अंतर्गत या अदर लॉ के अंतर्गत इसी अपराध से कन्विक्टेड पर्सन, ऑलरेडी कन्विक्टेड पर्सन फिर से ये अपराध करता है, तो क्या माना जाएगा, एग्रीवेटिव फॉर्म का है। जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवश करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है, अब आपने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया, मीन्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी किया और फिर उसको सार्वजनिक रूप से आप उसके कपड़े वपड़े उतार के नग्न करके उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भी ये एग्रीवेटिव फॉर्म का सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। Whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes a child to strike and or parade naked in the public, ठीक है, is said to commit aggravative penetrative sexual assault। तो टोटल इसमें ए से लेकर यू तक के पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो काउंट कर लीजिए टोटल कितने प्रकार के पॉइंट्स हैं। इक्कीस पॉइंट है टोटल, ठीक है, तो जो कोई इन 21 पॉइंट से 21 प्रकार से जो है सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट किसी बालक पर करता है
तो वो क्या कहा जाता है, गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला, सेक्शन 5। ठीक, ये आपकी सेक्शन 5 है। अगर कोई पुलिस अधिकारी, हॉस्पिटल का स्टाफ, इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान है ना, जहां पर बच्चे को केयर के लिए रखा गया है, रिमांड होम, ऑब्जर्वेशन होम, उनका स्टाफ, मीन पॉइंट पॉइंट में इनको छोटे छोटे पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ताकि पॉइंट्स बैठने दिमाग में, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। वैसे जहां तक मेरा अंदाज है, या जितने भी पेपर के जो फॉर्मेट बनते हैं, ऐसी सेक्शन से क्वेश्चन आपका सेक्शन बेस्ड जाता है, क्योंकि जब बहुत बड़ी सेक्शन रहती है तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो अगर पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे कि गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला कौन सी धारा में बताया गया, 5वीं, उसका पनिशमेंट कहाँ बताया गया, पनिशमेंट बताया गया 6वीं। ठीक, तो आपको पनिशमेंट याद रखना है। इस पे एक केस लॉ भी है रिसेंट, वो भी देख लेते हैं हम। ये देखो, रविशंकर उर्फ बाबा विश्वकर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2020, और ऊपर है शत्रुघ्न बनाम मेश्राम बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल रिसेंट केस है दोनों। पहले केस में क्या हुआ, 2.5 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और उसकी हत्या, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, पीड़िता के कपड़ों पर पाए गए वीर्य के धब्बे अभियुक्त के ही होना चिकित्सीय रूप में साबित नहीं हो पाया। 2.5 वर्ष की बच्ची थी, उसके साथ जो है रेप किया गया और उसको मार डाला गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिले उसके खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, इसी ने किया है। लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तो जो सीमेन के उसके जो ब्लड के स्टेन मिले, या जो भी स्टेन मिले, वो प्रूफ नहीं हो पाए कि ये जिसके ऊपर आरोप लगाया हुआ है कि उसी के हैं। लेकिन इस केस में ये अभी निर्धारित किया गया कि यह तात्विक नहीं है, जबकि अभियुक्त के दोष को निश्चायक रूप से स्थापित करने के लिए अन्य पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। तो क्या है, अदर एविडेंस इतने पुख्ता मिल चुके थे, निश्चायक मिल चुके थे, जिससे ये प्रूफ हो चुका था कि इसी ने बच्ची के साथ रेप किया है। तो भले ही मेडिकली जो स्टेन मिले थे बच्ची के कपड़ों पे, वो उससे प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन कोर्ट ने इसको क्या माना, कन्विक्ट, इसको माना कि इसी ने जो है क्राइम किया है और कन्विक्ट किया। ठीक, रेप एंड मर्डर ऑफ विक्टिम गर्ल एज्ड 2.5 ईयर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर इसको क्या कर दिया गया, कन्विक्शन कर दिया गया। Stains of semen found on clothing of victim के स्टेन जो है सीमेन के वो पाए गए, लेकिन मेडिकली प्रूव्ड नहीं हुए कि वो एक्यूज्ड के हैं। लेकिन कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इट इज नॉट मटेरियल when sufficient other evidence available to conclusively establish guilt of accused। तो नकार दिया मेडिकल एविडेंस को। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे एविडेंस पुख्ता तौर पे, कंक्लूसिव तौर पे ये प्रूफ कर रहे हैं कि यही गिल्टी है, तो फिर जरूरी नहीं कि मेडिकल एविडेंस भी प्रूफ हो। इसलिए इस केस में इसको जो है कन्विक्ट किया गया। ठीक, केस याद रखना, रिसेंट केस है, जो कि शत्रुघ्न बाबा, हिंदी में देखो यार नाम पता नहीं अजीब सा है, शत्रुघ्न बब्बन मेश्राम बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021। ठीक है, शत्रुघ्न बब्बन मेश्राम बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021। फिर है नेक्स्ट केस, 13 वर्षीय बालिका का बलात्कार और हत्या, अभियुक्त ने उसके अर्धनग्न शरीर को सूखे कुएं में फेंककर साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य मिले, अभियुक्त को दोषी किया गया। रविशंकर उर्फ बाबा विश्वकर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2020 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दोनों केस लॉ याद रखना, अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। मेरा वाला ग्रुप किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक जो है यूट्यूब के जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी, वहां से आप लोग मेरे वाले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या उसकी लिमिट नहीं है, 250 मेंबर्स से ज्यादा जुड़ नहीं पाते, तो आप लोग टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। अब जल्दी से पनिशमेंट देख लेते हैं इसकी। अब देखिए सेक्शन 5 में पनिशमेंट बताई है, एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो whoever commits aggravative penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। तो पनिशमेंट जो है वो किसी भी कंडीशन में 20 साल से कम की तो होगी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें भी अमेंडमेंट हो गया पनिशमेंट में, 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है। इसकी पहले जो पनिशमेंट थी वो थी 10 साल,
ठीक है, पहले इस अपराध के लिए 10 साल सजा थी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट एक्ट से पनिशमेंट बढ़ करके 20 साल हुई, कम से कम 20 साल होगी, बट जिसमें एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है, और आजीवन कारावास का मतलब है रिमेंडर नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन भी, तो कम से कम 20 साल की सजा होगी, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। आजीवन कारावास से मतलब है शेष उसका नेचुरल जीवन बचा तब तक वो आजीवन वही रहेगा जेल में, और फाइन जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, और विक्टिम को दिया जाएगा ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन के काम आए। ठीक है, इसमें भी एक केस है, इसका केस लो इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने टिक नहीं किया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। संजय चुनियाना उर्फ संजू बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन, दिल्ली हाईकोर्ट का ये केस है 2020 का। एलिगेशन ऑफ रेप ऑफ 11-year-old गर्ल, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मटेरियल inconsistencies and improvement in statement of victim, her statement not corroborated by the witness, accused acquitted। इसमें छोड़ दिया गया था अभियुक्त को, क्योंकि जो स्टेटमेंट था विक्टिम का वो मैच नहीं हो पा रहा था। 11 वर्षीय बालिका के बलात्कार का अभिकथन, साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया, साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया तो पीड़िता के कथन में तात्विक विसंगतियां और अभिवृद्धियां थी, मीन्स पहले कभी कुछ बोल रही है फिर कुछ बोल रही है, उसके कथन किसी साक्षी द्वारा संतुष्ट नहीं किए गए, जो वो बात बोल रही थी वो साक्षियों द्वारा संतुष्ट नहीं हो पाए, इसलिए उसको दोष मुक्त कर दिया गया था इस केस में। ठीक है, तो रिसेंट केस लॉ है 2020 का, केस थोड़ा सा नाम याद रख लेना, क्योंकि आपको पता है आजकल केस लॉ के नाम पूछने लगे हैं, है ना, कि ये सेक्शन पे कौन सा केस लॉ है, या ये केस लॉ कौन सा केस लॉ है, मतलब ये जो इतना कमेंट्री दी रहती है, इतनी चीज पूछ करके पूछ लेते कि ये कौन से केस लॉ के सेक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज चैप्टर सेकंड में 2 पार्ट कवर कर लिए। क्या क्या कवर कर लिए 2 पार्ट हमने? सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पार्ट ए सेक्शन 3 एंड 4, और पार्ट बी एग्रीवेटिव सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, और रिलेटेड केस लॉज भी हमने देख लिए। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लासेस जहां तक है रेगुलर कंटिन्यू रहेंगी सुबह 9 से 10, तो और कोई भी जो भी ज्वाइन करना चाहता है क्लासेस वो 9 से 10 में ज्वाइन कर सकता है। यूट्यूब पे भी क्लासेस जो है मैं डालती रहूंगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और 45 मिनट्स की ये क्लास होती है, तो 45 मिनट्स तक अपने आप क्या है बंद हो जाती है। तो जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया था उनको मैं बता दे रही हूँ, जब ये यूट्यूब पे डलेगा उसके माध्यम से देख लें कि 45 मिनट्स के बाद ये क्लास बंद हो जाती है, तो फिर तुरंत रीज्वाइन आप कर लिया कीजिए, क्लास खत्म नहीं हुई होती है, कंटिन्यू रहती है 1 घंटे की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसकी जो है मैंने YouTube पे अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, पॉक्सो एक्ट 2012 फ्री क्लासेस, फ्री ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी, तो सारे वीडियोस लेक्चर वाइज आपको वहां पे मिल जाएंगे। कोई भी लेक्चर अगर आपका मिस हो जाता है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।